Hello, dear students. Hope you all are fine and safe at home. I am your biology teacher, Miss Deepika Pendil. Firstly, I would like to congratulate you all on your well deserved success and heartfelt congratulations to you all. Welcome you all in the new phase of your life, and I am very delighted that you have chosen subject biology. Because of COVID-19, your regular school classes are not possible, so I will teach you through online classes. This is your biology book. You have to purchase the biology books of Shivlal. So let's start our chapter number 14, Unit 3, Cell Structure and Function. We will start from Unit 3. So whatever you know about cell, which you have studied in last classes about cell, that the cell is the structure and functional unit of each organism, either it is plants or it is animal. Regarding to cell, you all have studied in last classes about cell, types of cell, which is of two types, animal cells and plant cell. Now we will start our cell, our chapter number 14, cell, the basic unit of life. Firstly, what is cell? Cell is the structural and functional unit of each organism because all the organisms, whether the plants or animals, are made up of these units only. If we observe a building, we will come to know that its structural unit is a brick. Similarly, the structural unit of body of each organism is a cell. The size and shape of a cell in various organs of organisms are different. सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म. सेल हमारी बॉडी के लिए सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में डिपेंड सेल से हैं. सेल से ही हमारी बॉडी में ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं और ऑर्गन से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर. तो हम कह सकते हैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है सभी ऑर्गेनिज्म में, या तो वो ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. प्लांट्स की बॉडी भी एक सेल से डिपेंड रहती है और एनिमल्स की बॉडी भी सेल पे डिपेंड होती है. और प्लांट्स और एनिमल्स की पूरी बॉडी इसी छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है जिन्हें हम सेल बोलते हैं. इफ़ वी ऑब्जर्व अ बिल्डिंग, अगर हम एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा कि बिल्डिंग की पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो एक एक ईंट के थ्रू हुआ है, एक एक ब्रिक्स के थ्रू हुआ है. सिमिलरली उसी तरह हमारी बॉडी का भी पूरा स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सेल्स के थ्रू हुआ है. जिस तरह बिल्डिंग में ईंट का काम होता है उसी तरह हमारी बॉडी में सेल्स के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड होता है. The size and shape of a cell in various organs of organisms are different. लेकिन सेल का साइज और शेप सभी ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है. The cells of various organs perform different biological function. Hence, each cell is a small laboratory of an organism where numerous essential chemical activities of organisms go on happening. All the activities of organisms are hidden in each cell. Microscopically, a definite hierarchy is present in the body organization of most of the organisms. The cells of various organs perform different biological function. जितने भी ऑर्गन्स में जिस भी तरीके के सेल हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सभी सेल का फंक्शन डिफरेंट होते हैं. Hence, each cell is a small laboratory of an organism. सेल को ऑर्गेनिज्म की लेबोरेटरी भी कहा जाता है, लैब कहा जाता है, जहाँ से छोटी सी चीज़ से वो बड़ी चीज़ों का निर्माण कर सके. जिस तरह छोटे छोटे सेल मिलकर टिश्यू को फॉर्म करते हैं, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर हिडन इन ईच सेल माइक्रोस्कोपिकली. अब सेल नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिकली विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप. हम सेल को सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते. और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सेल की वो सेल के अंदर हिडन रहती हैं, जो सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है. ए डेफिनेट हायरार्की इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हायरार्की इन द सेंस सीक्वेंस, एक अलग सीक्वेंस होता है सेल का. ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सीक्वेंस में अरेंज होते हैं सेल, जो अरेंज होकर एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं, टिश्यू अरेंज होकर एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, ऑर्गन से कंप्लीट बॉडी डेवलप होती है ऑर्गेनिज्म की. जैसे कि सेल
सेल से फॉर्म हुआ टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं. In this way we can say that cell is not only the structural unit but also the functional unit of an organism. अब जिस तरह सेल सीक्वेंस में अरेंज होके टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, आइदर ह्यूमन बींग्स हो, ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट्स हो, सारे फंक्शन सेल पे डिपेंड होते हैं. कौन से प्लांट्स में क्या फंक्शन होगा, ह्यूमन बींग्स में, ऑर्गेनिज्म में कब क्या फंक्शन होना है, वो सब डिपेंड होता है सेल पे. नाउ different scientist has given the different definition of cell, which we will study one by one. The next topic is definition of the cell. Various definition of a cell have been given by various scientists from time to time. Some of them are given below. बहुत सारी definition है टाइम के अकॉर्डिंग, वेरियस साइंटिस्ट, बहुत से साइंटिस्ट ने इन्हें दिया है, जिसे हम पढ़ेंगे. फर्स्ट, the cell is the unit of structure and functions of plant and animals. फर्स्ट डेफिनेशन वही है, सेल एक यूनिट है जो जिस पे स्ट्रक्चर और फंक्शन प्लांट्स और एनिमल्स के टोटली डिपेंड हैं. चाहे वो स्ट्रक्चर हो, किस तरीके का फॉर्मेशन होगा, वो भी सेल पे डिपेंड है. जिस सीक्वेंस में सेल अरेंज होंगे उसी में स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा और फंक्शन भी सेल्स के अकॉर्डिंग होगा. Second, the cell is a small mass of living matter, protoplasm having a nucleus. In last classes, in class 10, you have studied that the centermost part of the plant cell or animal cell is known as nucleus. Nucleus is also called the brain of cell. आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा होगा 10th में कि जो सेंटर पार्ट होता है सेल का उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके बाहर के पार्ट को हम, उसमें न्यूक्लियस के अंदर उसमें एक मैटर भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. तो सेल एक स्मॉल छोटी सी मास लिविंग मैटर है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोटोप्लाज्म. थर्ड, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट विच कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली. ये बहुत छोटी सी एक लिविंग यूनिट है जो अकेले इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि एक सेल से ही 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, एक सेल से ही सारे सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर वो सेल कंबाइन होकर टिश्यू को फॉर्म करेंगे, देन टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन को फॉर्म करेंगे. तो एक ये बहुत छोटी लिविंग यूनिट है जो अकेले भी जिंदा इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकती है. Fourth, the cell is a piece of nucleated cytoplasm surrounded by a cell wall existing singly or in groups and containing structure of various type. Cell is a piece of nucleated cytoplasm. हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्म के कौन सा पार्ट होता है प्लांट सेल या एनिमल सेल का. सेल का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के बाहर हो, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, सारे ये बॉडीज़ जिसमें पाई जाती हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म कहलाता है. सेल में एक्सेप्ट न्यूक्लियस जो जितना भी पार्ट होता है वो सारा साइटोप्लाज्म पार्ट कहलाता है, जो कि सराउंडेड होता है सेल वॉल से. तो सेल भी एक छोटा पीस है किसका, न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का, मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है और जो सेल वॉल से सराउंड होता है. या तो वो सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकता है या ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इन कंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस टाइप. क्योंकि एक सेल से जो दूसरे सेल फॉर्म होंगे वो ज़रूरी नहीं है उनका साइज़ और शेप जस्ट उसी सेल से डिपेंड हो जिससे वो फॉर्म हुए, वो चेंज भी हो सकते हैं. All the above definition are not acceptable because all of them have exceptions. ये सारी definitions दी गई थी लेकिन ये सभी definition को accept नहीं किया गया था, क्योंकि इनके अलावा इनमें कुछ points ऐसे भी हैं जिनको accept किया जा सकता था, उनके अलावा भी कुछ ऐड हो सकता था. According to Loy and Sikiewicz, cell is in 1963, cell is a unit of biological activity delimited by semi-permeable membrane which is capable of self-reproduction in an inert medium. This definition is acceptable to most of the scientists. अब इन सभी definition के अलावा एक definition ऐसी भी थी जिसे accept कर लिया है, कुछ हद तक जिसे accept कर लिया गया, वो लॉय और सिकेविट्स के थ्रू दिया गया था इन 1963. क्या सेल इज़ अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी. सेल यूनिट है जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं जो बॉडी में परफॉर्म हो रही हैं, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, वो किसके थ्रू है, सेल के थ्रू. एंड डेलिमिटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th ऑल्सो.
in process of osmosis. Two solutions are present, solvent in solution to solvent and solute. And in between semi-permeable membrane is present, and in semi-permeable membrane only the solvent molecules can pass through. आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिनके अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग कर दिया जाए और बीच में इनके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अगर रखा जाए तो सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है, जिससे वो उसके एक तरफ से दूसरी तरफ पास कर सके। उसी तरह सेल में भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कैपेबल होती है सेल्फ रिप्रोडक्शन की, जो सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकती है। रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें वो खुद रिप्रोड्यूस करके एक सेल से दूसरा सेल खुद फॉर्म कर सके, इसे उसे बोलेंगे सेल्फ रिप्रोडक्शन। दिस डेफिनेशन इज एक्सेप्टेबल, और बहुत हद तक कुछ हद तक ये डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया। द स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट द स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी। जो भी लोग या साइंटिस्ट जो सेल की स्टडी करते हैं उनको साइटोलॉजिस्ट बोला जाता है, और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है, जहाँ साइटोस का मतलब है होलो वेसल। होलो वेसल मतलब एक पतीले जैसे ले सकते हो आप जो खाली हो, होलो सेल, और जिसे सेल बोला गया है। लोगोस मीन स्टडी, but in present time cell biology is being used in place of cytology, which includes the study of structure, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सेल बायोलॉजी को यूज़ किया जाता है साइटोलॉजी के प्लेस पे। स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी, जिसमें हम किस किस चीज़ों की स्टडी करते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के अंदर। स्ट्रक्चर की, उनके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, बायोकेमिकल, बायोफिजिकल, ऑल ओवर हम कह सकते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, हेरिडिटरी कैरेक्टर मतलब जो उनको उनके पूर्वजों से मिले हो, कैरेक्टर्स मिलते जुलते, एक सेल अगर दूसरे सेल को फॉर्म कर रहा है तो उनके कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे। तो उसी तरह सेल में हम किस चीज़ की सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे, उनके सेल के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनके हेरिडिटरी कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, उनका पूरी स्टडी जिसके अंदर की जाए उसको हम बोलेंगे सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। अब सेल के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी जो अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड थी। हर साइंटिस्ट की उनके अलग व्यूज़ थे, अलग अलग चीज़ों पे उनने बेस करी थी सेल थ्योरीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फ्रेंच साइंटिस्ट H.I. Dutronchet in 1834 presented his views on cell theory. According to him, सबसे पहले फ्रेंच के एक साइंटिस्ट H.I. Dutronchet 1824 में उन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे सेल थ्योरी को लेके, जिनके अकॉर्डिंग फर्स्ट एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, और एंटायर सारे ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, सेल से। सेकेंड, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी जीने की एक मात्र यूनिट है जिस पे पूरी बॉडी डिपेंड है। द एक्चुअल हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय टू जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट M.J. स्क्लेडन इन 1838 स्टेटेड। अब जो एक्चुअल हाइपोथेसिस, जो पूरी सारी थ्योरीज को पढ़ के एक जो थ्योरी दी थी, वो दो जर्मन साइंटिस्ट ने दी थी, जिनमें से एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट इन द सेंस जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट बोला जाता है, और जो एनिमल्स की बायोलॉजी के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक प्लांट के रिगार्डिंग होती है, एक एनिमल के रिगार्डिंग होती है। तो प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट बोला जाता है, और एनिमल्स की जो स्टडी करते हैं उनको जूलॉजिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे जर्मन बॉटनिस्ट थे M.J. स्क्लेडन इन 1838। उन्होंने सेल के बारे में क्या दिया, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स। उन्होंने क्या बोला कि सेल बेसिक यूनिट है सभी प्लांट्स की। सेकेंड, द ऑरिजिन ऑफ न्यू सेल टेक्स प्लेस फ्रॉम न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सेल विच ही कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इन्होंने ये स्टेट किया था कि जो सेल है उसकी पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट किस पे डिपेंड है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर पार्ट है जहाँ से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है, जो आगे जाके कंप्लीट सेल में डेवलप करता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस सेल के बीचों बीच। विच ही कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था, साइटोब्लास्ट।
जर्मन जूलॉजिस्ट टी स्क्वेन इन 1839 स्टेटेड दैट। अब जर्मन जूलॉजिस्ट मतलब जर्मन के दो साइंटिस्ट ने इसको क्लियर किया था, जिनमें से एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका एमजे स्क्लेडन, जिन्होंने 1838 में दिया था, जो प्लांट्स की स्टडी करते थे। उन्होंने बताया था कि प्लांट्स में सेल मेजर रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट है जर्मन जूलॉजिस्ट जो एनिमल की स्टडी करते हैं, टी स्क्वेन इन 1839। इन्होंने एनिमल्स में क्या सेल का देखा, that cell is the organized form of protoplasm and fundamental unit of all organisms। इन्होंने भी एनिमल्स में क्या दिया, जिस तरह उन्होंने प्लांट्स में यूनिट बोला था सेल को, उसी तरह इनने भी फंडामेंटल यूनिट बोला है जो सारे ऑर्गेनिज्म में है, जिसके थ्रू सारे फंक्शन होते हैं, उसे हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। और इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लास्ट बोला है, प्रोटोप्लास्ट का ही ऑर्गेनाइज फॉर्म जिसको इन्होंने सेल बोला है। सेकेंड, एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। स्क्लेडन एंड स्क्वेवन इन 1838 to 39 jointly presented cell theory. This theory was universally recognized, but changes were made in it from time to time on the basis of research work of scientists. Cell theory became highly popular, and the year 1938 to 39 was celebrated as the centenary of the cell theory. अब दोनों साइंटिस्ट जो कि एक बॉटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट स्क्लेडन एंड स्क्वेवन इन 1830 और 39 दोनों ने मिलके एक थ्योरी प्रेजेंट करी जिसको इन्होंने नाम दिया सेल थ्योरी। और इस थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे जैसे इनकी रिसर्च बढ़ती गई उसी वैसे वैसे इनकी थ्योरी में भी चेंजेस आते गए, लेकिन ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी ईयर 1938 से 39 के बीच में, एंड वॉज सेलिब्रेटेड एज द सेंटेनरी ऑफ द सेल थ्योरी, और जिसे सेल थ्योरी को एक्सप्लेनेशन के लिए सेलिब्रेट किया गया था 1938 और 39 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब ये सेल थ्योरी जो इन दोनों ने मिलकर प्रेजेंट करी थी, जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया था, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या एक से ज़्यादा सेल का बना होता है। सेकेंड, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल सेल्स आर फंडामेंटली सिमिलर। और मल्टी सेलुलर एनिमल्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलके ऑर्गेनिज्म बना है, और उनमें सेल्स में सारे फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, मतलब इनके फंक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, अब कुछ एक्सेप्शन भी थे जो सेल थ्योरी के थे। व्हाट वाज दैट? फर्स्ट, इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम दिस थ्योरी हाउ द सेल इज़ डिवाइडेड। मगर इस थ्योरी से ये क्लियर नहीं हुआ था कि सेल डिवाइड कैसे होते हैं। सेकेंड, और जब वो डिवाइड होंगे तभी वो दूसरा सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं एक से दूसरा, तो इस थ्योरी से ये क्लियर नहीं हुआ था कि सेल डिवाइड कैसे होते हैं। सेकेंड, this theory is not applicable to viruses because they lack protoplasm and cellular structure. Viruses are composed of only protein and one nucleic acid. अब हमने क्या पढ़ा था कि इसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है, प्रोटोप्लाज्म, लेकिन ये थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वायरसेस के लिए, क्योंकि उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, और जब उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल का स्ट्रक्चर डेवलप कैसे हो सकता है। वायरसेस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं, जिससे वायरस की बॉडी इनसे कंपोज्ड है, इनसे बनी हुई है, और एक सिंगल प्रोटीन से, लेकिन इसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वायरस की बॉडी सेल से कंपोज नहीं हो सकती है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी न्यू सेल्स आर फ्रॉम द बडिंग ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, बट लेटर ऑन दिस फैक्ट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एक नया सेल किससे डेवलप होगा, न्यूक्लियस से, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था पहले कि न्यूक्लियस से ही सेल का डेवलप होता है। कैसे, बडिंग, जिस तरह फूल में बॉडी का रोल होता है उसी तरह न्यूक्लियस में भी बडिंग की प्रोसेस होती है, जिससे सेल का डेवलपमेंट होता है। लेकिन न्यू सेल्स किसके थ्रू फॉर्म हुए, न्यूक्लियस से, बडिंग के थ्रू, जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है उससे, लेकिन लेटर ऑन ये फैक्ट भी रॉन्ग प्रूव हुआ। उसके बाद स्क्लेडन और स्क्वेन की नए सेल थ्योरी के बाद, कुछ एक्सेप्शन के बाद, एक मॉडर्न सेल थ्योरी आई
जिसको डिस्क्राइब किया आर विर्को इन 1855, एलेबरेटेड द अबव सेल थ्योरी एंड सेड दैट all living cells originated from pre-existing cell. Latin phrase omnis cellula e cellula, that is new cells arise from pre-existing ones. अब आर विर्को के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या सेल थ्योरी में दिया था कि सारे जो लिविंग सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले सेल्स पर हैं उन्हीं से सारे लिविंग सेल्स का डेवलपमेंट होगा, उसी के कुछ अंश से दूसरा सेल डेवलप होगा, जो पहले हैं उनसे ही नए सेल का डेवलपमेंट होगा, उसके कुछ अंश से एक कंप्लीट सेल का डेवलपमेंट होगा. अकॉर्डिंग टू हिम, सेल डिवीजन इज ओनली द सेंट्रल फिनोमिना इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल. हमारी सेल की जो लाइफ साइकिल है उसमें फर्स्ट एक सेल होगा, 1 से 2 में डिवाइड होंगे और डिवाइडेशन किसके थ्रू होगा, न्यूक्लियस के थ्रू. सेल का सेंटर पार्ट कौन सा होता है, न्यूक्लियस. हमने क्लास 10th में बाइनरी फिजन भी पढ़ा था जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होके एक डिवाइड हो जाएंगी और न्यूक्लियस जब डिवाइड होगी तो सेल भी डिवाइड होंगे. वही प्रोसेस इसमें है, सेल डिवीजन होगा जिससे लाइफ साइकिल सेल की यही है. दिस फैक्ट इज़ नोन एज लॉ ऑफ सेल लीनिएज, जिसको इन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ सेल लीनिएज. दिस फैक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द सेल थ्योरी, इसे भी सेल थ्योरी में इंक्लूड किया गया. Hence, the modified form of cell theory is known by the name modern cell theory और cell doctrine और cell principle. अब इस मॉडर्न सेल थ्योरी में इसको नाम दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज होंगे या तो सेल से ही बने होंगे या सेल्स के प्रोडक्ट से बने होंगे, उसके कुछ अंश से बने होंगे. हैंस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. सेकेंड वन इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन. अब जो भी नया सेल बनेगा वो पुराने सेल के ही कुछ थोड़े से पार्ट से पूरा कंप्लीट सेल डेवलप हो जाएगा डिवीजन के थ्रू. जब डिवाइडेशन की प्रोसेस होगी तभी एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4 और इसी तरह सेल में डिवाइडेशन की प्रोसेस चलती रहेगी. Genetic information is inherited in DNA molecule and it is carried to next generation through reproduction. अब जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंसानों का डीएनए के थ्रू हम उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब उसके पूर्वजों का, उसके माता पिता का पता लगा सकते हैं डीएनए के थ्रू. उसी तरह इसमें भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए मॉलिक्यूल के थ्रू मिलती थी और एक डीएनए अगर दूसरे सेल में पहुंचता है तो वो जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन के थ्रू चलता रहता है. All cells of multicellular organisms are fundamentally similar but may differ in their physiology. जो भी सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 और जब तक टिश्यू फॉर्म नहीं हो जाता जब तक सेल्स में डिवाइडेशन की प्रोसेस चलती रहती है. और फंडामेंटली भी सिमिलर होते हैं, फंक्शंस भी उनके सिमिलर होते हैं, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी मतलब साइज और शेप डिफरेंट होते हैं. फिफ्थ वन इज सेल इज़ द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट है जिस पे पूरी बॉडी डिपेंड है और स्मॉलेस्ट है बहुत छोटे साइज़ की होती है जिसे नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता है, दे कैन ओनली बी विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शंस टू मॉडर्न सेल थ्योरी. अब मॉडर्न सेल थ्योरी में भी कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि एक्सेप्शन मतलब जो इस सेल थ्योरी में डिस्क्राइब नहीं किए गए थे. व्हाट वाज दैट? फर्स्ट वन इज Viruses lack cellular organization and the protoplasm, which is the essential part of the cell, is also absent in them. Hence, viruses are the actual exception to cell theory. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वायरस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ना न्यूक्लियस होती है ना प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कि सेल के लिए बहुत ही एसेंशियल है. तो सेल थ्योरी वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होती है और वायरसेस के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है. सेकेंड वन इज acellular organism. Example, protozoans are the exception to cell theory because their body is not differentiated into cell. अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें सेल प्रेजेंट नहीं होते और सेल उनमें प्रेजेंट नहीं होते जिनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है और जिनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता उन एनिमल या उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है प्रोटोजोअन्स. तो जो प्रोटोजोअन्स हैं उनमें सेल थ्योरी नहीं होती क्योंकि उनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. थर्ड इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अब
सेल भी दो टाइप्स का होता है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बैक्टीरिया और काइनोबैक्टीरिया, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है, और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनको प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम इनको सेल थ्योरी में नहीं ले सकते। और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। फोर्थ वन इज सिनोसाइटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल राइजोपस, म्यूकर, वॉचेरिया आर ऑल्सो द एक्सेप्शंस टू Stenocytic organisms. Rhizopus, Mucor, Vaucheria are also the exception to cell theory because they contain more than one nuclei in single cell. अब इन्हें भी हम सेल थ्योरी में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो सेल्स चाहिए जिनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उस एक न्यूक्लियस से ही पूरा सेल डेवलप होगा। लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, वॉचेरिया, ये सारे कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ नमी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम दिया गया, फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल वायरस, सेकेंड वन इज अमीबा, थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरियल सेल एंड डी वन इज वॉचेरिया। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी। अब ये सारी सेल थ्योरी जो पहले स्क्लेडन और स्क्वेन की थ्रू दी गई थी सेल थ्योरी, और मॉडर्न सेल थ्योरी जो आर विर्को की थ्रू दी गई थी, अब उन सब का टोटल सिग्निफिकेंस क्या निकला? फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी न्यू सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, hence transmission of genetic character has been going on from generation to generation since life began. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या निकला कि जो भी नया सेल है वो अपने पुराने सेल से ही डेवलप होगा, और उनमें ही उनके जेनेटिक कैरेक्टर जाएंगे जो उनको उनके पूर्वजों से मिले हैं। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में उनके कैरेक्टर्स भी जाएंगे और जनरेशन टू जनरेशन ऐसा चलता रहेगा। Second, according to this theory, the base of activities related to various diseases is cell, whereby this theory is proved to be correct. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी डिसीज़ की एक्टिविटी है, जो भी डिसीज़ होगी, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, स्टार्टिंग उसकी सेल से होती है, और जिसे करेक्ट माना गया। जिस तरह कैंसर में कीमोथेरेपी दी जाती है, वो कीमोथेरेपी किस लिए होती है? वो कीमोथेरेपी जो बॉडी में सेल्स हैं जो डैमेज हो गए हैं, जिनके थ्रू कैंसर हुआ है, उनको रिपेयर करने के लिए होती है। और अगर वो सेल्स रिपेयर हो जाते हैं, उनमें डिवाइडेशन की प्रोसेस चलने लगती है, तो कैंसर ख़त्म हो जाता है। और अगर वो डिवाइडेशन की प्रोसेस स्टॉप हो गई, वो स्टेजेस कैंसर की बढ़ती जाती हैं, और एक समय के बाद इंसान जिंदा नहीं रह पाता है। Third, Kolliker related cell theory to embryology and said that the origin of organisms is due to the fusion of two reproductive cells. Kolliker ने सेल थ्योरी से रिलेटेड एम्ब्रायोलॉजी दी थी। एम्ब्रायोलॉजी मतलब जिसमें एम्ब्रायो फॉर्म हो, और एम्ब्रायो कैसे फॉर्म होता है? जब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के थ्रू होता है, जिसमें एक गैमेट मेल का होता है, एक फीमेल का होता है, और दोनों फ्यूज़ होके एक फॉर्म करते हैं, उसे हम जायगोट बोलते हैं, और वो जायगोट लेटर ऑन डेवलप होके एम्ब्रायो फॉर्म करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी, जिसमें फ्यूजन होगा दो रिप्रोडक्टिव सेल का। Fourth, by the study of various cells, it is clear that structure and chemical organization of cells are almost fundamentally similar. अब जो भी स्टडी हुई सारे सेल्स की, उससे ये क्लियर हुआ कि स्ट्रक्चर या केमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है सेल का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है बाकी और सेलों से। नेक्स्ट थ्योरी, थर्ड वन थ्योरी जो पहले मॉडर्न सेल थ्योरी के बाद दी गई, वो है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, जिसमें द फाउंडेशन ऑफ दिस थ्योरी वॉज लेट डाउन बाय मैक्स स्क्लूड्स in 1861, but its elaborated and improved form was given by O. Hertwig in 1892. According to this theory, cell is formed by the accumulation of protoplasm which is externally surrounded by a cell membrane and it has a nucleus. अब ये थ्योरी मैक्स स्क्लूड्जे के थ्रू दी गई 1861 में, और इसको एलेबरेट और इम्प्रूव करके ओ हार्टविग ने दी 1892 में।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल किस तरीके से फॉर्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के थ्रू। वो प्रोटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, उससे ही सेल का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए इस थ्योरी को बोला गया है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, क्योंकि इसमें सेल का डेवलपमेंट हुआ प्रोटोप्लाज्म के थ्रू। लास्ट वन इज ऑर्गेनिज्मल थ्योरी. By name only you can get the concept that protoplasm theory depends on protoplasm, organismal theory depends on organism. Cell theory and protoplasm theory has been replaced by organismal theory. अब cell theory और protoplasm को replace किया किसने, organismal theory में। 1874 में सेक्स ने ये थ्योरी प्रेजेंट करी थी। According to this theory, the body of multicellular animals is a continuous mass of living matter, protoplasm. वो living matter जो cells में होता है, वो आपको याद रखना है, वो प्रोटोप्लाज्म होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी थी, वो किस चीज़ की बनी हुई थी, प्रोटोप्लाज्म की, विच इज़ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स, जो कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया, जिससे वो फंक्शंस फॉर्म कर सके। और जो छोटे छोटे में पार्ट में डिवाइड हुआ है, जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनको बोला गया है सेल्स। द होल ऑर्गेनिज्म फंक्शन एज ए सिंगल एंटिटी। एक कंप्लीट फॉर्मेशन जो सेल से बने हुए ऑर्गन से बना हुआ है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, वो सिंगल एक अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। Recently, this theory is not well accepted because this theory is not applicable to virus, algae, fungi और बैक्टीरिया। और इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि ना ये थ्योरी वायरस पे एप्लीकेबल होती है, ना उस पर लागू होती है, ना ही एल्गी पे होती है। एल्गी इन द सेंस कई, जो ग्रीन कलर की कई पानी में या नमी वाली जगह पे लगती है, उसको हम एल्गी बोलते हैं। फंजाई जो फफूंद लगती है, उसको हम फंजाई बोलेंगे वाइट कलर में, और जो अलग और कलर में भी हो सकती है। और बैक्टीरिया, कीटाणु एक्सेट्रा, इन सब में ये थ्योरी लागू नहीं करती है। So this is the general introduction of cell and cell theory, which was given by various scientists in various time period. Now in next video we will study about the cell as an autonomous unit or cell as a self-contained unit. In this video we have studied only the general introduction of cell and its theory. Thank you.